भूमिका स्वास्थ्य विकल्पों के प्रति सचेत दृष्टि, विशेष रूप से पौरुष ग्रंथि वृद्धि BPH के संदर्भ में एक गहन संवाद। हे मेरे ज्ञानवान जीवन अनुभवी बुजुर्गों, आप जिन्होंने समय की धारा के साथ बहते हुए ज्ञान और विवेक के मोती चुने हैं, आज हम एक ऐसे विषय पर गहनता से और अत्यंत सम्मान के साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जो संवेदनशील तो है, परंतु जिसका महत्व नकारा नहीं जा सकता। क्या उन पुरुषों को जिन्हें पौरुष ग्रंथि की सौम्य वृद्धि बनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया BPH का निदान किया गया है, यौन आत्माभ्यास हस्तमैथुन में संलग्न होना चाहिए, जबकि अनेक लेख स्वस्थ पुरुषों में पौरुष ग्रंथि के स्वास्थ्य के लिए हस्तमैथुन के संभावित लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन व्यक्तियों के लिए संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी जिनमें पहले से ही पौरुष ग्रंथि वृद्धि की स्थिति विकसित हो चुकी है, दुर्भाग्यवश सीमित है। यह एक खेदजनक कमी है, क्योंकि लगभग 60 वर्ष से अधिक आयु के 50% पुरुष और 85 वर्ष से अधिक आयु के 90% से अधिक पुरुष इस स्थिति से प्रभावित होते हैं। स्वास्थ्य के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जोखिमों को स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक हो जाता है। यह शरीर के प्रति हमारी सजगता का प्रश्न है। पौरुष ग्रंथि की सौम्य वृद्धि BPH एक ऐसी स्थिति है जिसमें पौरुष ग्रंथि का आकार असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिससे मूत्रमार्ग और मूत्राशय पर दबाव पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप मूत्र त्याग में कठिनाई, रात्रि में बार बार पेशाब आना, मूत्र प्रवाह का कमजोर होना और मूत्र त्याग के बाद भी मूत्राशय के पूरी तरह से खाली न होने की अनुभूति जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। जब पौरुष ग्रंथि पहले से ही सूजी हुई और संवेदनशील हो, तो जननांग क्षेत्र को उत्तेजित करने वाली गतिविधियां, जिसमें हस्तमैथुन भी शामिल है, संभवतः उपयुक्त न हो और स्थिति को और भी गंभीर बना सकती है। यह एक नाजुक संतुलन का विषय है। इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार का भय उत्पन्न करना या किसी को एक प्राकृतिक शारीरिक क्रिया से पूर्णतः रोकना नहीं है। हमारा ध्येय केवल आवश्यक चिकित्सकीय जानकारी प्रदान करना है, ताकि आप अपनी विशिष्ट स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर विवेकपूर्ण और सूचित निर्णय ले सकें। आइए हम सब मिलकर संभावित जोखिमों और आवश्यक सावधानियों को एक खुले मन और वैज्ञानिक सत्य के प्रति सम्मान की भावना के साथ समझने का प्रयास करें। एक बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि में उत्तेजना और वेदना जब सुख दुख का कारण बने, एक चिकित्सकीय चेतावनी। पौरुष ग्रंथि वृद्धि से पीड़ित व्यक्ति के लिए हस्तमैथुन के सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक दर्द और जलन की अनुभूति में वृद्धि की संभावना है। यह केवल एक अस्थायी असुविधा का मामला नहीं है, बल्कि यदि सूजन की स्थिति और अधिक उत्तेजित हो जाए तो इसके दीर्घकालिक परिणाम भी हो सकते हैं। शरीर की वेदना को समझना आवश्यक है। एक प्रतिष्ठित चिकित्सा विश्वविद्यालय वाराणसी में मूत्र विज्ञान विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉ हरिशंकर पाठक स्पष्ट करते हैं, जब पौरुष ग्रंथि पहले से ही बढ़ी हुई होती है तो इसके ऊतक अक्सर सूजन और संवेदनशीलता की स्थिति में होते हैं। यौन उत्तेजना की प्रक्रिया, विशेष रूप से चरम सुख और श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों के संकुचन के दौरान, पहले से सूजी हुई पौरुष ग्रंथि पर यांत्रिक दबाव डाल सकती है, जिससे काफी दर्द हो सकता है। यह किसी प्राकृतिक या शरीर की स्वयं सफाई प्रक्रिया का संकेत नहीं है, बल्कि यह शरीर की ओर से एक चेतावनी संकेत है कि सूजन की स्थिति और अधिक उत्तेजित हो रही है। प्रोफेसर पाठक आगे कहते हैं, मेरे कुछ मरीज हस्तमैथुन के बाद पेशाब करते समय जलन की शिकायत करते हैं। यह एक संकेत है कि मूत्रमार्ग में जलन हो रही है और संभवतः सूजन बढ़ गई है। यदि यह स्थिति बार बार दोहराई जाती है तो यह दीर्घकालिक मूत्रमार्ग शोथ क्रोनिक यूरेथ्राइटिस का कारण बन सकती है और गंभीर मामलों में मूत्रमार्ग में संकुचन यूरेथ्रन स्ट्रिक्चर भी उत्पन्न हो सकता है। यह एक गंभीर स्थिति है जिसके लिए शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने पौरुष ग्रंथि वृद्धि से पीड़ित 300 पुरुषों पर नजर रखी और पाया कि जो लोग नियमित रूप से हस्तमैथुन करते थे, प्रति सप्ताह 3 बार या उससे अधिक, उनमें से 45% ने दर्द और जलन के लक्षणों में वृद्धि की सूचना दी, जबकि यौन गतिविधि से परहेज करने वाले समूह में यह केवल 18% था। अध्ययन ने यौन रूप से सक्रिय समूह के मूत्र में सूजन मार्करों का उच्च स्तर भी दर्ज किया। प्रयागराज निवासी 68 वर्षीय श्री रघुनाथ प्रसाद मिश्र अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। मध्यम स्तर की पौरुष ग्रंथि वृद्धि का निदान होने के बाद भी मैंने साप्ताहिक हस्तमैथुन की आदत बनाए रखी,
क्योंकि मैंने इंटरनेट पर पाया था कि यह पौरुष ग्रंथि के लिए अच्छा होता है। 1 महीने के भीतर मुझे वीर्यस्खलन के समय तेज दर्द और उसके बाद तीव्र जलन महसूस होने लगी। जब मैंने अपने चिकित्सक को सूचित किया तो उन्होंने समझाया कि मेरी स्थिति सामान्य पौरुष ग्रंथि वाले पुरुषों से भिन्न है और हस्तमैथुन मौजूदा सूजन को और बढ़ा रहा है। कुछ हफ्तों तक इस गतिविधि को रोकने और उपचार का पालन करने के बाद दर्द के लक्षणों में काफी कमी आई। जैसे एक दरवाजे का कब्जा जो पहले से ही क्षतिग्रस्त हो, उसे हर बार खोलने और बंद करने से और अधिक नुकसान होता है, उसी प्रकार पहले से बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि प्रत्येक उत्तेजना के साथ और अधिक दर्दनाक हो सकती है, खासकर यदि उचित उपचार और विश्राम न दिया जाए। शरीर की सीमाओं का सम्मान करना ही बुद्धिमानी है। 2 प्रतिकूल प्रतिक्रिया। जब पौरुष ग्रंथि में सूजन और अधिक बढ़ जाए, एक जटिल चक्र। पौरुष ग्रंथि वृद्धि से पीड़ित होने पर हस्तमैथुन का एक अल्पज्ञात परंतु चिंताजनक जोखिम यह है कि यह ग्रंथि को और अधिक सूजने के लिए उत्तेजित कर सकता है, जिससे एक नकारात्मक दुष्चक्र उत्पन्न होता है जो रोग की स्थिति को और गंभीर बना देता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि उत्तेजना का प्रभाव प्रत्येक स्थिति में भिन्न हो सकता है। एक अनुभवी अंतःस्राविका, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एवं पुरुष शारीरिक क्रिया विज्ञानी डॉ. श्रीमती विद्यासागर, जो पुणे में कार्यरत है, जैविक क्रियाविधि की व्याख्या करती है। यौन उत्तेजना और चरम सुख की प्रक्रिया के दौरान जननांग क्षेत्र, जिसमें पौरुष ग्रंथि भी शामिल है, में रक्त का प्रवाह काफी बढ़ जाता है। पहले से बढ़ी हुई ग्रंथि के मामले में रक्त प्रवाह में यह वृद्धि मौजूदा सूजन, एडिमा और शोथ को और बढ़ा सकती है। यदि पौरुष ग्रंथि की कोशिकाएं पहले से ही असामान्य वृद्धि की प्रक्रिया में है, तो यौन गतिविधि से होने वाली हार्मोनल उत्तेजना इस प्रक्रिया को और बढ़ावा दे सकती है। डॉ. सागर आगे कहती है, हमने कई ऐसे रोगियों के मामलों का अवलोकन किया है जिनमें सक्रिय यौन गतिविधि के चरणों के बाद PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, पौरुष ग्रंथि की स्थिति का मूल्यांकन करने वाला एक महत्वपूर्ण सूचक के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि यह केवल एक अस्थायी घटना हो सकती है, परंतु यह दर्शाता है कि पौरुष ग्रंथि उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है, संभवतः अपनी गतिविधि और आकार में वृद्धि करके। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने पौरुष ग्रंथि वृद्धि से पीड़ित 150 पुरुषों में यौन गतिविधि से पहले और बाद में पौरुष ग्रंथि के आकार की निगरानी के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक का उपयोग किया। अध्ययन में पाया गया कि वीर्यस्खलन के बाद पौरुष ग्रंथि के आयतन में 15% तक की अस्थायी वृद्धि हुई और लगभग 30% व्यक्तियों में यह सूजन 24 घंटे से अधिक समय तक बनी रही। ऋषिकेश निवासी 72 वर्षीय श्री देवेंद्र कुमार सिंह साझा करते हैं, मुझे 3 साल पहले पौरुष ग्रंथि वृद्धि का निदान किया गया था और मैं स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दवा ले रहा हूँ। अपनी पत्नी के साथ एक छुट्टी के दौरान हमारी यौन गतिविधि सामान्य से अधिक थी। यात्रा के बाद मेरे मूत्र संबंधी लक्षण काफी बिगड़ गए। चिकित्सक ने अल्ट्रासाउंड किया और बताया कि पिछली जांच की तुलना में मेरी पौरुष ग्रंथि लगभग 20% अधिक सूज गई थी। उन्होंने समझाया कि सक्रिय यौन गतिविधि सूजन और शोथ को बढ़ा सकती है, खासकर जब ग्रंथि पहले से ही बढ़ी हुई हो। जैसे पानी एक स्पंज को, जो पहले से ही संतृप्त हो और अधिक फुला देता है, उसी प्रकार यौन उत्तेजना एक पहले से बढ़ी हुई पौरुष ग्रंथि के आकार को और बढ़ा सकती है, जिससे बिगड़ते लक्षणों का एक दुष्चक्र बन जाता है। अतः सावधानी और संयम आवश्यक है। 3 संचयी प्रभाव की गंभीरता। निरंतर वीर्यस्खलन के उपरांत मूत्र त्याग में वर्धित कठिनाई एक आपातकालीन स्थिति का संकेत। पौरुष ग्रंथि वृद्धि से पीड़ित पुरुषों में वीर्यस्खलन के बाद मूत्र त्याग में बढ़ती कठिनाई एक गंभीर परंतु कम चर्चित समस्या है। यह घटना विशेष रूप से खतरनाक हो सकती है क्योंकि यह तीव्र मूत्र अवरोध, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, का कारण बन सकती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यह शरीर द्वारा दिया गया एक गंभीर चेतावनी संकेत है। एक प्रमुख मूत्र रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. जगदीश नारायण शर्मा, जो जयपुर में कार्यरत है, समझाते हैं, वीर्यस्खलन के बाद पौरुष ग्रंथि और मूत्रमार्ग में अस्थायी सूजन एक स्वाभाविक शारीरिक प्रतिक्रिया है। सामान्य पौरुष ग्रंथि वाले पुरुषों में यह शायद ही कभी कोई समस्या पैदा करता है। तथापि पौरुष ग्रंथि वृद्धि से पीड़ित व्यक्ति के लिए
मूत्रमार्ग पहले से ही बरी हुई ग्रंथि के दबाव के कारण संकुचित होता है। इसलिए कोई भी अतिरिक्त सूजन मूत्र के प्रवाह में गंभीर संकुचन या यहां तक कि पूर्ण अवरोध भी उत्पन्न कर सकती है। प्रोफेसर शर्मा आगे चेतावनी देते हैं, हमने पौरुष ग्रंथि वृद्धि के रोगियों में यौन गतिविधि के बाद तीव्र मूत्र अवरोध के कई आपातकालीन मामले देखे हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति है और यदि इसका समय पर समाधान नहीं किया गया तो यह गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकती है। उन मामलों में भी जहां पूर्ण मूत्र अवरोध नहीं होता, पेशाब करने के लिए दौड़ लगाने से मूत्राशय पर दबाव पड़ सकता है और समय के साथ मांसपेशियां कमजोर हो सकती है। यूरोपियन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन के एक नैदानिक अध्ययन में पाया गया कि मध्यम से गंभीर पौरुष ग्रंथि वृद्धि वाले लगभग 28% पुरुषों ने वीर्यस्खलन के 24 घंटे के भीतर मूत्र त्याग में उल्लेखनीय कठिनाई की सूचना दी। इनमें से लगभग 5% ने मूत्र अवरोध का अनुभव किया, जिसके लिए चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी। हरिद्वार निवासी 75 वर्षीय श्री ओम प्रकाश तिवारी अपना खतरनाक अनुभव साझा करते हैं। मैं 10 से अधिक वर्षों से पौरुष ग्रंथि वृद्धि के साथ जी रहा था और आमतौर पर दवा से लक्षणों को नियंत्रित कर सकता था। एक शाम हस्तमैथुन के बाद मैंने पाया कि मूत्राशय भरा हुआ महसूस होने के बावजूद मैं पेशाब नहीं कर पा रहा था। कुछ घंटों के बाद दर्द असहनीय हो गया और अंततः मेरे बेटे को मुझे आपातकालीन कक्ष में ले जाना पड़ा। चिकित्सक को मूत्र निकालने के लिए कैथेटर डालना पड़ा और उन्होंने समझाया कि वीर्यस्खलन के बाद पौरुष ग्रंथि में सूजन आ गई थी, जिससे मूत्र मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया था। यह एक दर्दनाक और अपमानजनक अनुभव था जिसे मैं कभी दोबारा अनुभव नहीं करना चाहता। जैसे एक सड़क जो निर्माण कार्य के कारण पहले से ही संकरी हो, उस पर यदि कोई अस्थायी बाधा आ जाए तो यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकता है। इसी प्रकार पौरुष ग्रंथि वृद्धि के कारण संकुचित मूत्रमार्ग वीर्यस्खलन के बाद होने वाली अतिरिक्त सूजन से पूरी तरह से अवरुद्ध हो सकता है, जिससे एक चिकित्सा आपातकाल उत्पन्न होता है। 4 उपचार में बाधा। जब हस्तमैथुन औषधियों के प्रभाव को कम करे, एक अनदेखा पहलू। एक महत्वपूर्ण पहलू जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है वह है यौन गतिविधि का पौरुष ग्रंथि वृद्धि के उपचार विधियों की प्रभावशीलता पर पड़ने वाला प्रभाव। हस्तमैथुन कुछ दवाओं और उपचार विधियों की प्रभावशीलता को धीमा या कम कर सकता है, जिससे पुनर्प्राप्ति का समय लंबा हो सकता है। यह उपचार प्रक्रिया में एक अनपेक्षित बाधा उत्पन्न कर सकता है। औषध विज्ञान फार्माकोलॉजी के एक वरिष्ठ प्रोफेसर एवं पौरुष ग्रंथि विकारों के उपचार विशेषज्ञ डॉ. श्री बिमल चंद्र घोष, जो कोलकाता में कार्यरत है, बताते हैं, पौरुष ग्रंथि वृद्धि के उपचार के लिए कई दवाएं जैसे कि 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स, फिनास्टेराइड, ड्यूटास्टेराइड और अल्फा ब्लॉकर्स, टेमसुलोसिन, अल्फोडोसिन, सूजन को कम करके ग्रंथि के आकार को घटाकर या चिकनी मांसपेशियों को आराम देकर काम करती है। जब रोगी हस्तमैथुन करते हैं तो सूजन और मांसपेशियों के संकुचन की प्रक्रिया अस्थायी रूप से बढ़ सकती है, जो सीधे दवा के क्रिया तंत्र का विरोध करती है। डॉ. घोष प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, फार्माकोडायनामिक अध्ययनों से पता चलता है कि वीर्यस्खलन के बाद रक्त में सूजनकारी मध्यस्थों और उत्तेजक हार्मोन में वृद्धि होती है, जो 24 से 48 घंटों के लिए सूजन रोधी दवाओं और 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स की प्रभावशीलता को कम कर सकती है। उन रोगियों के लिए जो सक्रिय उपचार प्रक्रिया में है, विशेष रूप से प्रारंभिक चरण में जब सूजन और शोथ को कम करने की आवश्यकता होती है, नियमित यौन गतिविधि उपचार प्रक्रिया को काफी धीमा कर सकती है। टोरंटो विश्वविद्यालय के एक नैदानिक अध्ययन ने पौरुष ग्रंथि वृद्धि के रोगियों के 2 समूहों में उपचार की प्रभावशीलता की तुलना की। एक समूह जिसने यौन गतिविधि से परहेज किया और दूसरा समूह जिसने उपचार के दौरान नियमित यौन गतिविधि बनाए रखी। 3 महीने के बाद यौन गतिविधि से परहेज करने वाले समूह ने पौरुष ग्रंथि के आकार में औसतन 18% की कमी दिखाई, जबकि दूसरे समूह में यह केवल 7% थी। इसी प्रकार IPSS लक्षण स्कोर में परहेज करने वाले समूह में यौन गतिविधि बनाए रखने वाले समूह की तुलना में 40% तेजी से सुधार हुआ। अहमदाबाद निवासी 70 वर्षीय श्री सुरेंद्र नाथ गुप्त अपने उपचार के अनुभव को साझा करते हैं। पौरुष ग्रंथि वृद्धि का निदान होने के बाद चिकित्सक ने मुझे फिनास्टेराइड दी और उपचार के पहले 2 महीनों के दौरान यौन गतिविधि को सीमित करने की सलाह दी। हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि कभी कभार हस्तमैथुन करने से कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
2 महीने बाद जब मैं पुनः जांच के लिए गया तो चिकित्सक आश्चर्यचकित थे क्योंकि मेरी प्रगति अपेक्षा से धीमी थी। जब मैंने ईमानदारी से साप्ताहिक हस्तमैथुन जारी रखने के बारे में बताया तो चिकित्सक ने समझाया कि यह संभवतः दवा के कम प्रभावी होने का कारण हो सकता है। अगले 3 महीनों तक मैंने यौन गतिविधि से सख्ती से परहेज किया और देखा कि लक्षणों में काफी सुधार हुआ। जैसे एक घाव जिसे ठीक होने के लिए समय चाहिए, यदि उसे लगातार छेड़ा जाए तो पौरुष ग्रंथि जिसे उपचार की प्रक्रिया में आराम की आवश्यकता होती है, उसे यदि उचित आराम न मिले तो उपचार विधियां अपना अधिकतम प्रभाव नहीं दिखा पाती। 5 मनोवैज्ञानिक दबाव और आत्मछवि। जब शारीरिक कठिनाई या मानसिक बोझ बन जाए। शारीरिक प्रभावों के अतिरिक्त पौरुष ग्रंथि वृद्धि होने पर हस्तमैथुन गंभीर मनोवैज्ञानिक परिणाम भी उत्पन्न कर सकता है, जिसे बहुत कम लोग पूरी तरह से समझ पाते हैं। यौन अनुभव और क्षमता में परिवर्तन चिंता, अवसाद और एक नकारात्मक दुष्चक्र को जन्म दे सकता है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है। यह आत्मछवि और आत्मविश्वास पर भी गहरा आघात कर सकता है। एक अनुभवी वृद्धावस्था मनोवैज्ञानिक 2 श्रीमती इंद्रानी सेन, जो पिछले 20 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम कर रही है, बताती है, जब पुरुष यह पाते हैं कि हस्तमैथुन एक ऐसी क्रिया जो कभी आनंद लाती थी अब दर्द या कठिनाई का कारण बन रही है, तो वे अक्सर पुरुषत्व की पहचान के गहरे नुकसान की भावना का अनुभव करते हैं। कई लोग चिंता करते हैं कि यह यौन कमजोरी या पुरुषत्व की हानि का संकेत है, जिससे चिंता और यहां तक कि अवसाद भी हो सकता है। शोध से पता चलता है कि पौरुष ग्रंथि वृद्धि वाले लगभग 60% पुरुषों में यौन संबंधी कुछ न कुछ चिंता होती है। 2 सेन आगे जोर देती है, चिंताजनक बात यह है कि कई रोगी दर्द या कठिनाई के बावजूद हस्तमैथुन जारी रखकर यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे अभी भी यौन रूप से सक्षम हैं। यह व्यवहार न केवल शारीरिक लक्षणों को बयाता है बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दुष्चक्र भी बनाता है। जितना अधिक वे प्रयास करते हैं, परिणाम उतना ही निराशाजनक होता है, जिससे और अधिक निराशा और असफलता की भावना उत्पन्न होती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पौरुष ग्रंथि वृद्धि से संबंधित यौन समस्याओं और वरिष्ठ पुरुषों में अवसाद के लक्षणों के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध पाया गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिन लोगों को यौन गतिविधि में अस्थायी परिवर्तनों के बारे में उचित मार्गदर्शन दिया गया और जिन्हें उपयुक्त मनोवैज्ञानिक समर्थन मिला, उनमें मनोवैज्ञानिक रूप से ठीक होने की संभावना उन लोगों की तुलना में 75% बेहतर थी जिन्हें समर्थन नहीं मिला। भोपाल निवासी 68 वर्षीय श्री जगदीश चंद्र माथुर अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं। जब मुझे चरम सुख प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी और हस्तमैथुन के बाद अक्सर दर्द महसूस होने लगा, तो मुझे लगा जैसे मैं एक पुरुष के रूप में समाप्त और बेकार हो गया हूं। मैंने यह बात किसी से, यहां तक कि अपने चिकित्सक से भी साझा करने की हिम्मत नहीं की और बस ऐसे ही जारी रखने की कोशिश करता रहा जैसे कोई समस्या ही न हो। इससे मेरी शारीरिक स्थिति और खराब हो गई और मैं गहरे अवसाद में चला गया। एक पौरुष ग्रंथि वृद्धि रोगी सहायता समूह में शामिल होने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं जो अनुभव कर रहा था वह पूरी तरह से सामान्य और अस्थायी था। यह समझने से मुझे मनोवैज्ञानिक दबाव कम करने और सही तरीके से उपचार पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। जैसे कोई व्यक्ति घायल उंगलियों से पियानो बजाने की कोशिश करता है, तो जब शरीर को ठीक होने के लिए समय चाहिए होता है, उस समय यौन गतिविधि बनाए रखने की कोशिश न केवल उंगलियों को और अधिक चोट पहुंचाती है, बल्कि जब संगीत पहले जैसा मधुर नहीं रहता तो गहरी निराशा भी पैदा करती है। 6 विवेकपूर्ण मार्गदर्शन, संवाद, संतुलन और चिकित्सकीय सलाह BPH के लिए विषय। यद्यपि संभावित जोखिम मौजूद है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि पौरुष ग्रंथि वृद्धि का प्रत्येक मामला भिन्न होता है और दृष्टिकोण को स्थिति की गंभीरता, लागू की जा रही उपचार पद्धति और शरीर की विशिष्ट प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्तिकृत किया जाना चाहिए। संवाद, संतुलन और चिकित्सकीय सलाह ही सही मार्ग है। एक प्रमुख पुरुष स्वास्थ्य केंद्र के निदेशक एवं पौरुष ग्रंथि वृद्धि के उपचार के विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ. देवेंद्र प्रकाश वर्मा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हैं। सबसे पहले मैं दृढ़ता से अनुशंसा करता हूं कि पौरुष ग्रंथि वृद्धि के रोगी यौन गतिविधि के बारे में अपने चिकित्सक से खुलकर चर्चा करें।
यह कोई ऐसा विषय नहीं है जिस पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता है, बल्कि यह समग्र उपचार योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रोफेसर वर्मा विशिष्ट दिशा निर्देश जोड़ते हैं। रोग की तीव्र अवस्था के दौरान, विशेष रूप से जब स्पष्ट सूजन या दर्द के लक्षण मौजूद हों, मैं आमतौर पर रोगियों को कम से कम 2 से 4 सप्ताह के लिए हस्तमैथुन सहित सभी यौन गतिविधियों से पूर्ण परहेज करने की सलाह देता हूं, ताकि सूजन कम हो सके और दवाओं को अपना काम करने का अवसर मिल सके। हल्के या दवा से नियंत्रित मामलों के लिए यौन गतिविधि को कम आवृत्ति और हल्की तीव्रता के साथ जारी रखा जा सकता है। आमतौर पर कई लोगों के लिए प्रति 1 से 2 सप्ताह में एक बार सुरक्षित होता है, लेकिन इसका मूल्यांकन व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए। मैं रोगियों को हस्तमैथुन के बाद लंबे समय तक दर्द, पेशाब में जलन, मूत्र त्याग में बढ़ती कठिनाई या मूत्र या वीर्य में रक्त जैसे चेतावनी संकेतों पर ध्यान देने की भी सलाह देता हूं। यदि इनमें से कोई भी संकेत दिखाई दे तो यौन गतिविधि बंद कर दें और तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। इंदौर निवासी 72 वर्षीय श्री प्रकाश चंद्र जोशी अपने संतुलित दृष्टिकोण को साझा करते हैं। मध्यम स्तर की पौरुष ग्रंथि वृद्धि का निदान होने के बाद मैंने अपने चिकित्सक के साथ अपने यौन जीवन के बारे में एक स्पष्ट बातचीत की। उन्होंने मेरे खुलेपन की सराहना की और हमने मिलकर एक उपयुक्त योजना बनाई। उपचार के प्रारंभिक चरण में मैंने 6 सप्ताह तक पूर्ण परहेज किया। उसके बाद हमने कम आवृत्ति के साथ प्रयोग किया, प्रति माह लगभग 2 बार, हमेशा शरीर की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हुए। अब 1 साल बाद दवा से मेरी पौरुष ग्रंथि अच्छी तरह से नियंत्रित है और मैं चिकित्सक के मार्गदर्शन में मध्यम यौन गतिविधि बनाए रख सकता हूं बिना किसी जटिलता के। कुंजी धैर्य, शरीर को सुनना और मेरे चिकित्सक के साथ खुला संवाद बनाए रखना है। यौन गतिविधि को समायोजित करने के अतिरिक्त पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में शामिल होना चाहिए। निर्धारित उपचार योजना का सख्ती से पालन, सूजनरोधी गुणों से भरपूर संतुलित आहार, मादक पेय और कैफीन का सीमित सेवन, नियमित मूत्र त्याग कार्यक्रम बनाए रखना, मूत्र को रोकना नहीं, हल्के नियमित व्यायाम, श्रोणि क्षेत्र पर दबाव डालने वाली गतिविधियों से बचना। तनाव का प्रबंधन एक कारक जो पौरुष ग्रंथि के लक्षणों को बढ़ा सकता है। स्थिति की प्रगति की निगरानी के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच। निष्कर्ष, शरीर की सुने, विशेषज्ञ से परामर्श ले। BPH में सुरक्षित एवं सूचित मार्ग। पौरुष ग्रंथि वृद्धि और यौन आत्माभ्यास के बीच जटिल संबंध की इस गहन यात्रा के माध्यम से हमने स्पष्ट रूप से देखा है कि क्या पौरुष ग्रंथि बड़ी होने पर हस्तमैथुन करना चाहिए। इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं है। प्रत्येक शरीर अलग तरह से प्रतिक्रिया करता है और सबसे सुरक्षित तरीका हमेशा चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श करना और अपने शरीर की सुनना है। ज्ञान और सावधानी ही हमारे सच्चे मित्र हैं। भारत के एक प्रतिष्ठित नामचीन मूत्र रोग विशेषज्ञ परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. सूर्य प्रकाश अवस्थी संक्षेप में कहते हैं, जब पौरुष ग्रंथि वृद्धि का निदान हो जाता है तो रोगी को यौन गतिविधि को न केवल आनंद के दृष्टिकोण से बल्कि समग्र स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। कई मामलों में उपचार और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए यौन गतिविधि को अस्थायी रूप से रोकना या कम करना आवश्यक है। हालांकि इसका मतलब यौन सुख को स्थायी रूप से त्यागना नहीं है, यह केवल दीर्घकालिक बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए एक समायोजन चरण है। नागपुर निवासी 75 वर्षीय श्री ब्रिजभूषण पांडे अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण अनुभूति साझा करते हैं। मेरी उम्र में मैंने सीखा है कि स्वास्थ्य सबसे कीमती चीज है। जब मुझे पौरुष ग्रंथि वृद्धि का निदान किया गया तो मुझे कई बदलावों का सामना करना पड़ा, जिसमें मेरे यौन जीवन में भी बदलाव शामिल थे। प्रारंभ में मुझे इसे स्वीकार करना कठिन लगा, लेकिन मेरे चिकित्सक ने समझाया कि यौन गतिविधि को समायोजित करना पूरी तरह से त्यागना नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मैंने अपने शरीर को सुनना और उसकी नई सीमाओं का सम्मान करना सीखा। अब जब मेरी बीमारी की स्थिति स्थिर है, मैं अपने चिकित्सक के मार्गदर्शन में एक मध्यम और सुरक्षित यौन जीवन बनाए रख सकता हूँ। धैर्य और समझ ही कुंजी है। इस संवेदनशील विषय के आसपास की चुप्पी को तोड़कर और विश्वसनीय वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करके हम वरिष्ठ पुरुषों को उनकी पौरुष ग्रंथि स्वास्थ्य के बारे में सूचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सशक्त बना सकते हैं। हस्तमैथुन किसी भी अन्य गतिविधि की तरह
समग्र स्वास्थ्य और प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट स्थिति के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए। याद रखें, यौन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चिकित्सा पेशेवरों के साथ चर्चा करने में कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में यह समग्र स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर जब हम जीवन की संध्या वेला में प्रवेश करते हैं। पेशेवर चिकित्सा सलाह, शरीर की समझ और एक सकारात्मक दृष्टिकोण के संयोजन से वरिष्ठ पुरुष पौरुष ग्रंथि वृद्धि जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए भी जीवन की अच्छी गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं।